हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असहयोग आंदोलन। क्या है असहयोग आंदोलन और ये किन परिस्थितियों में शुरू किया गया, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है। तो चलिए आज हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन क्यों छेड़ा गया और इसे कब बंद कर दिया गया। तो देखते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने जो भारतीयों से सहयोग प्राप्त किया था, भारतीयों ने जो अंग्रेज़ों को सहयोग प्रदान किया था, उनके सेना में भर्ती होकर के अंग्रेज़ों, और जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम भारतीयों के नियमों में परिवर्तन करेंगे, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे और उदार नीति लाएंगे। परंतु इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ और भारतीय युद्ध के बाद जहां एक आशा कर रहे थे कि हमारे साथ ये अंग्रेज अच्छा व्यवहार करेंगे, उदार नीति लाएंगे, वहीं पर कुछ एक ऐसा नियम ला दिया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, इसके बारे में हम समझेंगे। रॉलेट एक्ट था कि भारतीयों पर अब भारतीय जो उग्रवादी नेता हैं, क्रांतिकारी हैं, वो अंग्रेज़ों के प्रति क्या दुर्व्यवहार करते हैं, अंग्रेज़ों के बारे में क्या वो षड्यंत्र करते हैं, इसी की जांच के लिए एक रॉलेट एक्ट आया। और इस एक्ट में ये नियम था कि बिना किसी को मुकदमा चलाए 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाता था। 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इसमें भारत के क्रांतिकारी नेता, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, बहुत नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रॉलेट एक्ट क्या है, वर्ष 1919 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर अंग्रेज सरकार ने एक एक्ट पारित किया, जिस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में ये था कि बिना किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह करते हुए यदि कोई व्यक्ति मिलता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बिना मुकदमा चलाए उसे 2 वर्षों के लिए सजा कर दिया जाता था। इस एक्ट के बारे में अगर जो हम एक लाइन में समझें तो इसमें न अपील, न दलील, न कोई वकील। इसके बाद इस रॉलेट एक्ट ने भी भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार किया और इससे भारतीय नाराज हो गए। इस एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहा, काला कानून। तो भारतीयों ने इस एक्ट को काला कानून कहा, काला कानून कह करके इसकी अवहेलना की। परंतु भारतीयों के साथ में अंग्रेज सरकार एक ऐसी रवैया अपना रही थी जो एक घिनौना प्रकार का था, जिससे लोगों में जो आशा थी वो निराशाओं में बदलती जा रही थी। इस प्रकार से रॉलेट एक्ट के बाद इसी के विरोध में कई जगहों पर, भारत के कई हिस्सों में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिनमें से इस विरोध प्रदर्शन में मुंबई, दिल्ली, पंजाब के क्षेत्र जो अमृतसर में ढेर सारे दंगे हो रहे थे और प्रकार से दंगे हो रहे थे, इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी विरोध प्रदर्शन में से गांधी जी भी सम्मिलित हुए और गांधी जी इसमें एक सत्याग्रह आंदोलन चलाने की बात की और इन्होंने ये भी कहा कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो हम एक जन आंदोलन करेंगे, जो देशव्यापी आंदोलन होगा। सत्याग्रह करने की बात करते हैं और सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ और इसी बीच में 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में कुछ घटनाएं हो जाती है। वो घटनाएं पंजाब के क्रांतिकारी नेताओं के बीच और अंग्रेज सरकार के बीच एक अहिंसक घटनाएं भी हो जाती हैं, जिनमें से 5 अंग्रेज और कुछ भारतीय क्रांतिकारी भी मारे गए थे। जिनमें वो बात थी कि 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस रॉलेट एक्ट के तहत, जिनमें से एक व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 अप्रैल को बलपूर्वक उस पंजाब से
इन दोनों क्रांतिकारियों को बाहर भेजा जा रहा था। इसी विरोध में भीड़ ने उस विरोध प्रदर्शन में भीड़ ने हिंसक घटनाएं ले ली। उसके बाद एक कानून ला दिया गया, क्योंकि इस भीड़ को संभालना सरकार के बस में न हो पा रहा था। वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे या पुलिस थे, सेना थी, उसको भीड़ को संभाल नहीं पा रही थी। इस भीड़ को संभालने के लिए एक नियम लाया गया जिसका नाम था मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ एक सेना का कानून होता है और मार्शल लॉ एक ला दिया गया। मार्शल लॉ भी जो पंजाब के अमृतसर में लागू कर दिया गया रेजिनाल्ड डायर के द्वारा। आर डायर के द्वारा इसे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और आर डायर ने मार्शल लॉ के बारे में पूरी तरह से सूचना नहीं दे पाया था। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में वहाँ पर बैसाखी के त्यौहार भी था इसी तिथि में, और बैसाखी के त्यौहार मनाने के लिए शहर के कुछ वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है, जिनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग बैसाखी के त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। और इसी बीच कुछ क्रांतिकारी नेता भी इसी बाग में इकट्ठा हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। और धरना प्रदर्शन में जो ये घटनाएं हुई थी, ये जो 10 अप्रैल को और 9 अप्रैल को जो घटनाएं हुई थी और जो हिंसक घटनाएं हुई थी, उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक भीड़ एकत्रित हो जाती है। निहत्थी भीड़ एकत्रित होती है और शांतिपूर्ण से वो चल रहा था। परंतु इस भीड़ को समाप्त करने के लिए जनरल डायर ने अपनी सेना के साथ में जाता है और वहाँ पर इस भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। इस भीड़ पर, उस निहत्थी भीड़ जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, उस भीड़ पर जो आर डायर यानी कि जनरल डायर या रेजिनाल्ड डायर था, अपनी सेना को आदेश देता है और तब तक गोलियां चलाई जाती है जब तक कि उनके पास गोलियां थी। इस प्रकार के क्रूरतापूर्ण नीति से लगभग उस भीड़ में 1000 लोग मारे गए। इस प्रकार के घिनौना बर्बर कृत्य को करने वाला जो रेजिनाल्ड डायर था, वो इसका अंजाम दिया। इससे महात्मा गांधी खिन्न होकर के 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। इस प्रकार से जो भारतीयों के बीच इस प्रकार के घिनौने करतूत अंग्रेजी शासन कर रही थी, इसी के बारे में आगे एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम है हंटर कमेटी। इसका नाम था विलियम हंटर। हंटर कमेटी का गठन करने वाला जो अध्यक्ष था विलियम हंटर था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन की गई, जिसे इसका नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जो अमूमन इसे हंटर आयोग या हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना नहीं था, बल्कि जो इससे पहले जो भीड़ जो उपद्रव कर रहे थे, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, अमृतसर, इन सभी चीज़ों की जांच करनी और इस पर निर्णय देना और इसको किस प्रकार से और दबाया जा सके, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है, इसका किस प्रकार से समाधान करना है, इसी की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का भारतीयों ने ये सोचा कि हंटर आयोग का जो गठन हुआ है, जो रेजिनाल्ड डायर है, आर डायर है, इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। लेकिन हंटर आयोग भी जो भारतीयों में आशा था वो निराशा में बदल दिया, क्योंकि ये हंटर आयोग भी इस आर डायर को किसी भी प्रकार का कोई सज़ा नहीं देता है जो भारतीय चाहते थे। उस प्रकार से ना तो उसकी निंदा की जाती है और न ही उसकी सज़ा दी जाती है। ब्रिटेन में आर डायर को जो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि भारत में जैसे उच्च सदन और निम्न सदन है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरह से ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था
वहाँ पर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस आर डायर के कृत्य को, वो कर्म को जो इसने 13 अप्रैल 1919 को किया था, इसका प्रोत्साहन करती है ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। वहाँ पर एक न्यूज पत्र के माध्यम से ये पता चला, जो न्यूज पत्र का नाम था मॉर्निंग पोस्ट। मॉर्निंग पोस्ट पत्र के माध्यम से ये पता चला कि ब्रिटेन में डायर को हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसके ऐसे घिनौने कृत्य का प्रोत्साहन करती है और वहाँ पर इसके लिए 30,000 पाउंड का धन इकट्ठा किया गया, जो इसको इनाम के रूप में देने के लिए। तो इस प्रकार से भी भारतीय लोगों के मन में एक बिल्कुल दुख से हो गया, क्योंकि जहाँ पर ये इतना बड़ा घिनौना काम किया था, जहाँ पर उसे सज़ा मिलनी चाहिए, वहाँ पर इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी से भारतीयों के मन में और भी ज़्यादा दुख होता है। हंटर आयोग पर भी जो विश्वास था, हंटर आयोग भी उस विश्वास पर पानी फेर देता है। इसी प्रकार से खिलाफत आंदोलन, इसमें एक और भी है। वर्ष 1919 में जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, 1916 से 1921 के बीच में जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो था, भारत का वायसराय था, उसमें भी जो भारतीय लोगों के लिए एक सुधार करने की नीति से आया था, जो भारतीय लोग इसे मानते थे, परंतु इसने भी भारतीय लोगों के सुधार न करते हुए इसने द्वैध शासन लागू कर दिया, द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया। इस प्रकार से भी भारतीयों के अंदर और भी निराशा होती है। खिलाफत आंदोलन, अब इसके बाद हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन या खिलाफत कमेटी जो भारत में क्यों आई और क्या है खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। इसमें हम केवल इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में भारत में अली बंधु, जिनमें मोहम्मद अली, शौकत अली, ये अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी, जिनमें मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, इन सभी मुस्लिम नेताओं ने एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। इस कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये खिलाफत आंदोलन भारत में क्यों आया और इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे कारण था प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन का साथ न देते हुए जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इससे जब युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन ने तुर्की के साथ में एक गलत रवैया अपनाया। जो वहाँ पर एक पद हुआ करता था खलीफा, तुर्की में एक पद हुआ करता था खलीफा, और खलीफा के पद को ब्रिटेन अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया, यानी खलीफा के पद को समाप्त कर दिया और वहाँ पर वो अपने अनुसार नीति लाया और वहाँ के भूमि का भी विभाजन कर दिया गया, तुर्की को विभाजन कर दिया गया। इसी से, क्योंकि खलीफा एक मुस्लिम धर्म गुरु माने जाते थे, जिनके अनुसार वो मुस्लिम धर्म के साथ में जब छेड़छाड़ किया ब्रिटेन वासियों ने, तो सिर्फ तुर्की के मुस्लिम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इससे नाराज़ हो गए और इसके विद्रोह में खड़े हो गए, अंग्रेज़ों के विद्रोह में खड़े हो गए, जिनमें से भारत में भी इसी प्रकार का विद्रोह हुआ, जिनमें से इन विद्रोहियों में, इन आंदोलनकारियों में अली बंधु का नाम आता है, जिनमें से मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी जैसे महान नेता भारत में भी खिलाफत आंदोलन रखने का प्रयास किया। और इस प्रकार से हमने देखा कि तुर्की का भी विभाजन कर दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसमें मुस्लिम सारे केवल भारत के ही नहीं बल्कि तुर्की के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुस्लिम नाराज़ हो जाते हैं। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं वर्ष 1919 में नवंबर
1919 में, नवंबर 1919 में खिलाफत 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होता है। और इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण बात आता है, थोड़ा सा यहाँ पर खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाता है और इस अधिवेशन का गांधी जी को इस खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। गांधी जी को खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये बड़ी बात है कि ये मुस्लिम धर्म के जो खिलाफत आंदोलन था, उस आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग न करना, इस प्रकार की बातें थी। इस सम्मेलन में ये बातें रखी गई कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना और अंग्रेजों के साथ में सहयोग न करना जब तक कि वो तुर्की के साथ में अच्छा नीति नहीं लाते हैं और जो संधि है तुर्की का, उस संधि में कोई नीति नहीं परिवर्तन करते हैं, तुर्की के साथ में कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तब तक हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इस सम्मेलन की बात थी, जो खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया और गांधी जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस सम्मेलन के बाद हम देखें कि जो खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन था, गांधी जी पूरी तरह से अपना समर्थन दे रहे थे, परंतु यहाँ पर कांग्रेस क्या इसमें समर्थन देती है या नहीं देती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो गांधी जी का पूर्ण समर्थन था इस आंदोलन में, गांधी जी का पूर्ण समर्थन था। गांधी जी का पूर्ण समर्थन था। परंतु वहीं पर कांग्रेस के जो लीडर थे, जो नेता थे, इसमें थोड़ा सा उनमें पूरी तरह से समर्थन नहीं था, अभाव था। कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस का समर्थन का अभाव था। तो गांधी जी का इसमें पूर्ण समर्थन था, परंतु कांग्रेस का जो समर्थन था इसमें अभाव पाया गया। कांग्रेस उसमें समर्थन करना नहीं चाहती थी। इनमें से एक, जब गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन के अध्यक्षता करते हैं या इसके साथ में इनका समर्थन करते हैं और कांग्रेस का समर्थन का अभाव पाया गया या नहीं, कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा था, इनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इनका नाम याद रखना होगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस या कौन से वो व्यक्ति हैं जो गांधी जी ने जब खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किया तो वो गांधी जी से नाराज़ हो गए या विरोध प्रकट किए। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक विरोध प्रकट किया था। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया कि गांधी जी जब इस खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता करते हैं या उसमें उसका समर्थन करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया और ये कहा कि धार्मिक
धार्मिक मुद्दों पर मुसलमानों के साथ संधि करना ये उचित नहीं है। इस प्रकार से कहते हुए बाल गंगाधर तिलक गांधी जी का विरोध करते हैं, परंतु गांधी जी ने किसी भी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक को मना लिया और कुछ दिनों के बाद ही कांग्रेस का भी समर्थन मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस का समर्थन कब मिलता है। इस प्रकार से हमने देखा कि असहयोग आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि रही, जो भारत में असहयोग आंदोलन छेड़ा गया अंग्रेजों के खिलाफ। जो ये सारे प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर आयोग, खिलाफत आंदोलन वर्ष, इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी प्रकार के भारतीयों के साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं अंग्रेज सरकार। इसी से भारतीयों ने और गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ने का या देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। तो हमने देखा, अब देखते हैं कि फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम, फरवरी 1920 में हिंदू और हिंदू मुस्लिम संयुक्त प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मुलाकात करती है। उस समय वायसराय था चैम्सफोर्ड। ये वर्ष 1916 से 1921 तक रहता है चैम्सफोर्ड। इससे भी मुलाकात किया जाता है। गांधी जी और खिलाफत आंदोलन के कुछ नेता वायसराय से मुलाकात करते हैं। एक प्रतिनिधिमंडल जाती है, मुलाकात करती है, और वहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीयों के साथ में जो जायजाती घिनौना क्रूरता प्रकार का व्यवहार किया जा रहा था और खिलाफत आंदोलन यानी खलीफा तुर्की के साथ में जो व्यवहार अपनाया गया था, उसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी और अन्य मुस्लिम नेता वायसराय से मुलाकात करते हैं और इसका भी रिजल्ट कुछ नहीं मिला। इसके बाद 1920 में गांधी जी ने ये भी घोषणा किया कि पंजाब का मुद्दा गलत था और जो विलियम डायर ने जो घिनौना करतूत किया उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सज़ा नहीं मिला, न उसकी निंदा की गई। इस प्रकार से भी हम इसमें देख रहे हैं, जब तक इस प्रकार के रवैये को शांत नहीं किया जाता है तब तक हम किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे और हम एक असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। अब मई 1920 में युद्ध के बाद जो सेब्रिज की संधि होती है तुर्की के साथ में, मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज की संधि करके तुर्की को विभाजन कर दिया जाता है। विभाजन कर दिया गया। जून 1921 में खिलाफत समिति का एक अधिवेशन इलाहाबाद में होता है और इस अधिवेशन में ये उद्देश्य रखा गया कि स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे व
न्यायालयों का भी हम बहिष्कार करेंगे। और इस अधिवेशन का कमान गांधी जी को सौंपा गया। इस अधिवेशन का कमान गांधी जी को सौंपा गया। तो गांधी जी इस प्रकार से इस अधिवेशन का भी कमान गांधी जी संभालते हैं। और इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था कि हम सब जो सरकारी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए स्कूल, कॉलेज व न्यायालय है उसका हम बहिष्कार करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। 31 अगस्त 1920 31 अगस्त 1920 को 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इकतीस अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, परंतु दुर्भाग्यवश 1 शुरुआत करने की घोषणा की, परंतु 1 अगस्त 1920 को जो भारत के एक माने जाने कांग्रेस के नेता बाल गंगाधर तिलक, भारत के माने जाने ये नेता थे, इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। जब आंदोलन की शुरुआत करने का समय आया, उसी बीच एक भारत के महान नेता जो सबसे माने जाने नेता थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो गई। इससे पूरा देश एकदम सन्न रह गया, दुख हो गया। परंतु गांधी जी यहाँ पर ये सोचे कि जब पूरी तरह से आंदोलन एकदम अपने चरम सीमा पर है और इस प्रकार से हम आंदोलन नहीं करते हैं, यानी कि लोहा गर्म है, अगर जिस पर हम चोट नहीं मारते हैं तो फिर ये आंदोलन विफल हो जाएगा। उसी में आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है। और सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होता है। क्योंकि जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो सब दिसंबर माह में हो रहे थे, परंतु दिसंबर अभी दूर था, क्योंकि 31 अगस्त यानी 1 अगस्त को शुरुआत करना था। उसी समय 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और कांग्रेस के भी इस असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का भी अनुमति जरूरी था। इसीलिए हर जितने भी अधिवेशन कांग्रेस के हुए हैं वो सब दिसंबर माह में होने थे, परंतु इस अधिवेशन को जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसीलिए बुलाया गया कि इनकी भी अनुमति ले ली जाए। और सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो हैं लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस प्रकार से कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं, कांग्रेस में जो लोग होते हैं, वो भी
इसमें समर्थन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का समर्थन देने के लिए विचार करते हैं। और इस आंदोलन में कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या थी, तो हम देखते हैं कांग्रेस की पृष्ठभूमि। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जो कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। इस अधिवेशन में एक विशेष बातें रखी गई कि जो पंजाब की घटना व खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ना और योग के कार्यक्रम को स्वीकृति देना भी जरूरी था। इस अधिवेशन का पृष्ठभूमि क्या था, तो हम देखते हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन बुलाए गए सितंबर महीने में उसकी पृष्ठभूमि। तो इस पृष्ठभूमि में मुख्य बातें रखी गई, इनमें मुख्य बिंदुओं से हम समझेंगे। पहला था सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। दूसरा बिंदु था न्यायालयों का बहिष्कार और जो न्यायालय होगा न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा और जो न्यायालय होगा वो पंचायतों के माध्यम से चलाया जाएगा, तथा पंचायतों के माध्यम से होगा। यानी जो सरकारी न्यायालय उसका हम बहिष्कार करेंगे और जो न्यायालय का कार्य होना है वो पंचायतों के माध्यम से हम करेंगे, अपने देशी पंचायतों के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा अगला बिंदु है विधान परिषदों का बहिष्कार। विधान परिषदों का बहिष्कार। विधान परिषदों का बहिष्कार, जिनमें विधान परिषदों का जब बहिष्कार की बात आती है, इनमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सी आर दास। याद रखना होगा सी आर दास जो ये विरोध प्रकट करते हैं कि विधान परिषदों का जब बहिष्कार की बात आती है तो ये सहमत नहीं होते हैं, इसे असहमति जताते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा इसके स्थान पर हम देसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, यानी कि खादी का बढ़ावा देंगे, जिससे हर घर में एक रोजगार होगा। और चरखा खादी का विस्तार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा इसके स्थान पर देसी खादी का विस्तार किया गया। करना ये सम्मिलित है। अगला बिंदु है सरकारी उपाधियों का त्याग। सरकारी उपाधियों का त्याग तथा अवैतनिक रूप से तथा अवैतनिक पदों का त्याग सम्मिलित था। अवैतनिक पदों का त्याग सरकारी सेवाओं तथा सरकारी व अर्ध सरकारी तथा सेवाओं तथा अर्ध सरकारी
सरकारी का त्याग। अगला बिंदु था सरकारी करों का भुगतान न करना। तो इस प्रकार से ये अनेक कांग्रेस के तरफ से अनेक जो महत्वपूर्ण बिंदु था, जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से जो भारत का न्याय होगा वो पंचायतों के माध्यम से होगा। हम सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, विधान परिषदों का बहिष्कार करेंगे, जिनमें से विधान परिषदों का जब बहिष्कार की बात आती है तो इनमें से एक व्यक्ति हैं जो CR दास जी, ये इसका विरोध करते हैं। और इसके स्थान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा इसके स्थान पर देसी यानी कि खादी का विस्तार करना था। सरकारी उपाधियों का त्याग तथा अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी सेवाओं तथा अर्ध सरकारी का त्याग, सरकारी करों का भुगतान न करना। जब उपाधियों का त्याग की बात आती है, इसमें भी गांधी जी को जो केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी, गांधी जी का एक उपाधि था केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद का जो उपाधि था गांधी जी का, वो वापस कर देते हैं, इसे त्याग देते हैं। केसर-ए-हिंद की उपाधि इसी असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी ने त्याग दिया। तो पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस गांधी जी को कौन सा उपाधि था, तो केसर-ए-हिंद, और इसे कब त्यागा, तो ध्यान रखना होगा कि असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। उसके बाद दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन का समय, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन, नागपुर का अधिवेशन होता है। नागपुर का दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है वो नागपुर में होता है, नागपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी राघवाचार्य जी करते हैं, सी राघवाचार्य। तो नागपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता जो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था नागपुर में, वो सी राघवाचार्य जी करते हैं। और इस अधिवेशन में एक मुख्य बात है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के तरफ से पूरी तरह से एक असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई। और इस अधिवेशन में ये भी बातें रखी गई कि जो हमारा 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन नागपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता सी राघवाचार्य जी करते हैं, इस अधिवेशन में जो स्वशासन की बात की गई थी, ये स्वशासन की बात, एक कांग्रेस के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुआ। और इसमें कांग्रेस में संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण न्यायोचित शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वशासन, न्यायोचित तरीके से स्वशासन प्राप्ति का
स्वशासन प्राप्ति का लक्ष्य रखा। यहाँ पर विशेष बात ये याद रखना होगा कि जो दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सी राघवाचार्य जी करते हैं, इसमें स्वशासन का जो शब्द था, इसमें एक परिवर्तन किया गया कि कांग्रेस का जो संविधान है, इसमें परिवर्तन कर इसमें स्वशासन को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित ढंग से स्वशासन प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। तो इसमें विशेष ध्यान रखना होगा कि इसमें ये परिवर्तन किया गया शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से, शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से जो स्वशासन प्राप्ति का लक्ष्य है, इसे रखा जाएगा। इस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी के आगे जब शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित की बात की जाती है, तो इनमें से कुछ महान नेता जो होते हैं, जो कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लेते हैं, यानी कांग्रेस को छोड़ देते हैं, जिनमें से हम देखेंगे इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी रखी गई, जिनमें से इस प्रकार से है कि इसमें 15 सदस्यीय कांग्रेस 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। और इस 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का ये कार्य था कि ये कांग्रेस उस समय भाषाई आधार पर, यानी प्रांतीय आधार पर, भाषा के आधार पर प्रांतियों का कांग्रेस का गठन कर दिया। और यदि आज जो हम देख रहे हैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, वो बहुत पहले ही कांग्रेस ने जो दिसंबर 1920 का जो नागपुर अधिवेशन किया गया, उसी से यहाँ से वो जोड़ पकड़ लिया। जो भाषा के आधार पर कांग्रेस का गठन होता है, प्रांत के आधार पर कांग्रेस का गठन होता है, और इसमें जो गांव, शहर व प्रांत था, इसमें जो भी सदस्य इसमें भाग लेगा, यानी इस कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण करेगा, इनमें जो सदस्यता फीस रखी गई थी, तो सदस्यता फीस मात्र 4 आना था। सदस्यता फीस 4 आना था। और इसी में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस का जो कार्यकारिणी समिति, जो प्रांतीय समितियां बनाई गई, कांग्रेस की गठन किया गया, वो भाषा के आधार पर रख दिया गया। इसमें गांधी जी ने पूरी अपनी श्रद्धा घोषणा किया कि यदि व्यक्ति पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे तन से, तन्मयता से यदि इस आंदोलन 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि गांधी जी ने ये घोषणा किया कि यदि लोग पूरी तन्मयता से, यानी पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ कायम रहें इस आंदोलन में, तो हम जो स्वराज की प्राप्ति है ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, ज़्यादा दिनों तक हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। जो कांग्रेस से जो अभी हमने देखा कि जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित ढंग से जो बातें कांग्रेस के संविधान में रखा गया, इस शांतिपूर्ण न्यायोचित ढंग से जो कार्यक्रम था कांग्रेस की तरफ से, इनमें कुछ लोग इस कांग्रेस से नाता तोड़ना शुरू कर दिए, जिनमें से नाम आता है जो स्वराज प्राप्ति का जो तरीका था, वो ये नहीं चाहते थे कि ये शांतिपूर्ण और न्यायोचित ढंग से हम मांगे एक संविधान। इसमें जो नाम आता है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट व G.S. कापरडे और G.S. कापरडे तथा बिपिन चंद्रपाल यानी B.C. पाल, ये कांग्रेस छोड़ देते हैं, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ देते हैं। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट
ने जो कांग्रेस छोड़ा, इनसे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन GS कारपड़े तथा BC पाल ये महत्वपूर्ण माने जाते थे, जिनमें से हम जो कई बार आपने सुना होगा लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, जिनमें से ये BC लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनमें से ये महत्वपूर्ण नेता होते हैं BC पाल, और कांग्रेस से ये नाता तोड़ लेते हैं, यानी कि कांग्रेस से दूर चले जाते हैं। और इन्हीं में एक और भी व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक सभा का गठन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक सभा बनाया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जैसे एक सोसाइटी का गठन किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कांग्रेस से जो लोग निकल गए, केवल इस बात पर कि जो हमें स्वराज की प्राप्ति है वो शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित ढंग से हमें नहीं करना है, इसी बात से ये निकल गए कि इनमें से जो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कारपेडे तथा BC पाल और एक व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने एक अलग अपना सोसाइटी बनाया जिसका नाम दिया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। जो राष्ट्रीय राजनीति में इनका जो योगदान रहा, केवल नाम मात्र का इन लोगों का राजनीति में नाम आया, केवल इनका योगदान जो नाम मात्र का ही रह गया। इस आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से होता है, तो आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ, इनमें गांधी जी व अली बंधु ये दोनों लोग मिल करके भारत का पूरा भ्रमण करते हैं, जगह जगह सभा आयोजन करते हैं, सभाओं का संबोधन करते हैं, और यहाँ तक इसमें एक ढेर सारे कार्य योजना भी चलाया गया। इसी में एक तिलक फंड भी बनाया गया। तिलक के मृत्यु के बाद तिलक फंड बनाया गया। तिलक फंड में ये रखा गया कि जो इसमें कुछ योगदान दिया जाएगा। तिलक फंड में कुछ ही दिनों में 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपए आ गए। 1 करोड़ रुपए जमा हो गए, जिनमें से भारत के जितने भी लोग थे सब ने योगदान दिया अपना इस तिलक फंड में, और महिलाएं अधिक मात्रा में इसमें योगदान दिया। कई महिलाओं ने तो अपना गहना ही बेच करके इनमें दान दे दिया। इस प्रकार से तिलक फंड अपनी आशा से आगे निकल गया, जो कम समय में 1 करोड़ रुपये से भी अधिक इस फंड में जमा हो गया। इस आंदोलन में ये भी देखा गया कि जब सरकारी स्कूलों का परित्याग किया गया था, इसमें भारतीय स्कूल यानी कि भारत के जो स्कूल होंगे, इस आंदोलन में जो भारत के छात्र थे, खासकर बंगाल के, वो पूरी तरह से सरकारी स्कूलों का परित्याग कर दिया, और जो भारतीय स्कूल थे, जो संस्थाएं थी भारत के, जो स्वदेशी स्कूल थे, भारत के स्कूल थे, वो 800 उस समय था, लगभग 800 स्कूलें थे, उसमें दाखिला लेने लगे और सरकारी स्कूलों का परित्याग करने लगे, विदेशी वस्तुओं की होलियाँ जलाने लगे। इस प्रकार से जो कुछ स्कूलों के नाम आते हैं, जिनमें से जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ तथा गुजरात विद्यापीठ ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इस आंदोलन में कई सरकारी व्यक्तियों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दिया, जिनमें से कुछ वकीलों ने अपना वकालत छोड़ दिया, जिनमें मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू,
वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्णमाचारी, इस प्रकार से कई क्रांतिकारी नेताओं ने यानी अपनी वकालत छोड़ दिया। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। इस प्रकार से थोड़े ही समय में जो विदेशी आयात था, कपड़े का आयात था, वो बिल्कुल मात्र घट करके आधा हो गया। इस प्रकार जो कांग्रेस के स्वयंसेवी लोग थे वो एक पुलिस की तरह कार्य करने लगी और 1921 में अली बंधुओं ने ये घोषणा किया जुलाई 1921 में अली बंधुओं ने ये घोषणा किया कि किसी भी मुसलमान को सेना में रहना उसके धर्म के खिलाफ है और सभी मुसलमानों को सेना से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस प्रकार से अंग्रेजों ने सितंबर 1921 में इन अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। तो इस प्रकार से सितंबर 1921 में जो अली बंधुओं ने ये घोषणा किया कि किसी भी मुसलमान को सेना में नहीं रहना है, उनके धर्म के खिलाफ है, और इसी प्रकार से सितंबर 1921 में इन अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लेती है अंग्रेज सरकार और जेल में डाल देती है। इसी प्रकार गांधी जी ने 4 अक्टूबर 1921 को 4 अक्टूबर 1921 को अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, वरिष्ठ 47 नेताओं के साथ एक बयान जारी करते हैं कि अली बंधुओं 47 नेताओं के साथ एक बयान जारी कर अली बंधुओं के बयान की पुष्टि करते हैं और उस पुष्टि में भारतीय नागरिकों और सैनिकों से ये आह्वान किया कि जो औपनिवेशिक शासन के प्रति जो कर रहे हैं सभी प्रकार के नाता को तोड़ दें। दूसरे दिन इसी तरह के कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसी तरह के प्रस्ताव पारित किया और स्थानीय कांग्रेस को इसी तरह से प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा। इस तरह से ये जन आंदोलन पूरे भारत में एक माहौल गर्म हो चुका था, पूरी तरह से आंदोलन चल रहा था। उसी बीच एक ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को जो ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे। इस तरह से भारत के जो सरकारी अधिकारी थे, ये जो जगह जगह आंदोलन चल रहा था, उपद्रव चल रहा था, धरने दिए जा रहे थे, और जब इनके आने की सूचना मिली तो भारतीयों में और भी गुस्सा आया और इस तरह से चारों तरफ ये धरने देने लगे। इसी धरने से अंग्रेज सरकार ने देखा कि अगर जो हम प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं, अगर इस प्रकार से लोग धरने देंगे तो हमारी यहाँ पर बदनामी होगी, और इस तरह से जितने भी भारत के क्रांतिकारी नेता थे इनको जेल में पकड़ करके बंद करना शुरू कर दिए। जिनमें से जो अली बंधु हैं इनको भी जेल में डाल दिया गया था, जिनमें कांग्रेस के कुछ नेता भी हैं जिनको जेल में डाल दिया गया, जिनमें से CR दास जी हैं, उनको भी जेल में डाल दिया गया। और यहाँ तक कि भारत के जो कांग्रेस के जो स्वयंसेवी दल कार्य कर रहा था पुलिस की तरह, उनको भी अवैध घोषित करके जेल में डाल दिया गया। यानी कि जो कांग्रेस के 1921 के वायसराय, 1921 में एक वायसराय बनकर के आता है भारत में, लॉर्ड रीडिंग, जिनसे गांधी जी से वार्ता होती है। और इस वार्ता में गांधी जी ने जो
बातें रखी लॉर्ड रीडिंग के सामने, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और ये लॉर्ड रीडिंग ये वापस में बोलता है कि यदि खिलाफत आंदोलन के जो अली बंधु हैं वो अपनी बातों को वापस ले ले, जो बयान दिए हैं उसको वापस ले ले। इससे भी गांधी जी को पता चल गया कि ये भी कुछ करने वाला नहीं है। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में होने वाला था, जिसकी अध्यक्षता CR दास जी करना था। CR दास जी को करना था। CR दास जी उस समय जेल में होते हैं, तो उनके जगह पर हकीम अजमल खान जो कार्यकारी के रूप में इसकी अध्यक्षता करते हैं। जब सरकार से किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिलता है तो जनवरी 1922 में जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और वायसराय को एक पत्र लिखा गया। वायसराय को एक पत्र लिखा गया। और इस पत्र पर भी सरकार का इस पत्र का भी कोई असर या प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा किया कि राजनीतिक बंदियों को यदि रिहा नहीं किया जाता है तो हम और भारतीय नागरिकों के साथ में किसी भी प्रकार का तरलता यानी कि उनके नियमों में सुधार नहीं किया जाता, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो हम जन आंदोलन छेड़ेंगे। और तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा किया कि यदि जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर उनमें नागरिक स्वतंत्रता दिया जाए और प्रेस से जो प्रतिबंध लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाए। और यदि नहीं हटाया जाता है तो हम एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे जो सबने अवज्ञा आंदोलन होगा। ये सबने अवज्ञा आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से शुरू करना था। परंतु उसी बीच एक घटना हो जाती है जिसमें उत्तर प्रदेश का है, जो 5 फरवरी 1922 चौरा गांव में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के पास जो एक 5 फरवरी 1922 की जो घटना होती है, तो 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिले में जो घटना हुई थी उसमें कुछ स्वयंसेवकों ने एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी असहयोग आंदोलन सरकार के खिलाफ सहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी के पक्ष में। इस बीच कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने इनको रोकने का प्रयास किया और जब ये भीड़ नहीं रुकी तो इन पर गोलियां भी चलाई गई, जिससे भीड़ आक्रोश हो गई यानी क्रोध में आ गई और पुलिस वालों को ही मारना शुरू कर दिया, जिनमें पुलिस अपनी जान बचाने के लिए जेल में भागे। भीड़ ने उस जेल में भी भागती चली गई, दौड़ाती चली गई और उस जेल में जब भागे तो भीड़ ने उस जेल को ही आग लगा दिया, उस जेल में ही आग लगा दिया, जिससे इस जेल में जब आग लगाया गया तो उनमें से जो पुलिस अपनी जान बचाने के लिए जेल से बाहर भाग रहे थे उनको ये भीड़ ने उन सिपाहियों को पकड़ करके उसी आग में डाल दिए, जिससे ये पूरी घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। प्रकार से गांधी जी खिन्न होकर के इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जैसे ही गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेते हैं तो मार्च 1922 को गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर 6 वर्षों के लिए जेल में डाल देती है। इस प्रकार से गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो समाप्त हो जाता है। अब जो खिलाफत आंदोलन था वो
तो खिलाफत आंदोलन कैसे समाप्त होता है? तुर्की का मुस्तफ़ा कमाल पाशा जब शासक बनता है तो वहाँ पर ये घोषणा करता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, जिससे तुर्की के खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जो 1924 में समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन भी भारत में समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद,